हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कुछ थियोरेटिकल पार्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखिए। तो इस वीडियो में और भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, भौतिक, रसायन, बायो और वनस्पति विज्ञान सभी का इसी में हम सोच रहे हैं डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर रीजनिंग का भी क्लास दिया जाता है, रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। और जीके जीएस भी दिया जाता है, जीके जीएस और करेंट अफेयर भी दिया जाता है। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। वो वे राशियाँ जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र है मूल राशि कहलाती है। एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रता मूल राशियाँ हैं। क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लंबाई के मूल मात्रक को मीटर कहते हैं, द्रव्यमान के मूल मात्रक को किलोग्राम कहते हैं, समय के मूल मात्रक को सेकंड कहते हैं, विद्युत धारा के मूल मात्रक को एम्पियर कहते हैं, ताप के मूल मात्रक को केल्विन कहते हैं, ज्योति तीव्रता के मूल मात्रक कैंडेला कहलाता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल कहलाता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल कहलाता है। उपरोक्त मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो और मात्रक होते हैं जिन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहा जाता है। समतल पर बने कोण का मात्रक रेडियन कहलाता है। ठोसीय कोणों के मापन का मात्रक स्टेरेडियन कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रक पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त होते हैं। किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यू है। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यू है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का मात्रक न्यूटन है जो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल है जो न्यूटन गुने मीटर के बराबर होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। देखिए, मूल मात्रक और उसके कुछ चार्ट में दिए गए हैं, देख लीजिए। लंबाई मीटर हो गया जिसको एम से सूचित करते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम केजी से, समय को सेकेंड एस से, विद्युत धारा एम्पियर ए से, ताप केल्विन के से, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से, पदार्थ की मात्रा मोल एमओएल से, संपूरक कोण, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन ऐसा, ठीक है। रेडियन को RAD लिखते हैं। दाब के मात्रा को पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है जिसे ओम कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक तारों से संबंधित दूरी मापने का मात्रक है। मेगावाट विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट कहलाती है। नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। ऊष्मा को मापने की इकाई कैलोरी कहलाती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम ए पर 0 से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम को ए पर 0 लिखते हैं, ठीक है ना, इससे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻10 माइनस में 10 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होता है। 4046.85 वर्ग मीटर 1 एकड़ के समतुल होता है। 640 एकड़ 1 वर्ग मील के समान होता है। एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति या समर्थ का मापक है। शक्ति या समर्थ का मापक है। एक अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के समतुल होता है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तेल की मात्रा घन मीटर में मापी जाती है।
पहले तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी। जल धारा के प्रवाह को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में मापते हैं। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड को क्यूसेक भी कहते हैं। डिजिटल सूचना इकाई को बाइट कहते हैं। बार दाब मापने की एक इकाई है। वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाना 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर 1/1000 या 10⁻³ मीटर। टाइकियोमीटर से क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु का ताप मापते हैं। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियो फोन के उपयोग दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र प्रयुक्त होता है। मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर द्वारा होता है। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण ब्यूटरोमीटर होता है। ब्यूटीरोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा की आर्द्रता। स्पेक्ट्रोमीटर के से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। यूडियोमीटर द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र से वर्षा मापते हैं। वेंचुरी मीटर की सहायता से तरल पदार्थ के प्रवाह की गति मापी जाती है। एक फायदम 6 फीट। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर। 1 मील 1.60 किलोमीटर। 1 फीट 12 इंच। 1 गज 3 फीट। 1 गज 0.91 मीटर। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 अश्वशक्ति 746 वाट। 1 आर्क बराबर 10⁻⁷ जूल। 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर के से रक्तचाप मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता मापते हैं। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कोलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्रेक्सोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण की मात्रा का मापक है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। यांत्रिकी जब वस्तु किसी सीधी रेखा में गतिमान हो तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। जब वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है, जैसे वक्रीय सड़क के मोड़ों पर चलती मोटर कार। जब एक वस्तु किसी ऐसे वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार से गतिमान हो कि उसकी गति किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सके, वृत्तीय गति कहलाती है। पृथ्वी का उपग्रह द्वारा चक्कर लगाना। कंपनीय गति उस गति को कहते हैं जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु की इधर उधर गति करती है, जैसे घड़ी का लोलक अपनी मध्य मान स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन सदिश राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन होता है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। वस्तु की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। जैसे कि मतलब इस तरह से हम फेंक दिए तो यहाँ से यहाँ इस बिंदु से यानी ए बिंदु से बी बिंदु पर आने में जितना टाइम लगा तो उसको बोलते हैं उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कहता है किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है उसे उस पिंड का परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी मतलब कि इस पिंड से इस तरह से यहाँ आया, मैंने बी पर आया, ठीक है, ए से, तो यही जो डिस्टेंस तय किया गया उसी को बोलते हैं परास। इसी को बोलते हैं परास। तो इसी बोलते हैं परास बोलते हैं, रेंज, ठीक है। गति के नियम महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन 1642-1727 ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। जड़त्व वस्तु की स्वाभाविक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। जैसे संवेग को p से सूचित करते हैं। संवेग p बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी p इक्वल टू m इंटू v होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संवेग एक सदिश राशि, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुने समयांतराल। आवेग को जे से सूचित करते हैं, एफ बल को एफ से, समयांतराल टी से, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोग से एक नए नियम की निष्पत्ति होती है जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को परिवर्तित कर सकता है अथवा किसी वस्तु की एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं और किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षित करने के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। संपर्क में रखी दो वस्तु के मध्य एक बल कार्य करता है जो दो वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी कार्य को करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 1 लाख वाट, ठीक है। और 10 के पास 6 वाट, ये 1 लाख है, गिन लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट, याद रखिएगा। 10 लाख वाट हो जाएगा। 10 लाख वाट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम कहते हैं कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक है। या चलिए, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बांध के जल को बांध से नीचे गिराकर टरबाइन घुमाना स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में रूपांतरण है। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, स्थिति से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना, यांत्रिक का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिवर्तन। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा। इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण लाउड स्पीकर है। किसी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को
विभिन्न प्रकार के ईंधनों में जो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। गुरुत्व के अधीन गति, पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपने मौलिक खोज के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करती है। कणों के मध्य कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। आदर्श परिस्थिति में वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श परिस्थिति में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर समान आकार के पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। ठीक है। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। केंद्रीय बल के कारण ही उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव व विकिरण, दाव आदि से उत्पन्न बल आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो अधिक मालूम पड़ता है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। प्रत्येक आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। समान परिस्थिति में समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ एवं वर्तकाल घट जाता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग से गैस के अणु का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। स्थूल पदार्थों का गुण, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल के जल के तल पर फैल जाने का यही कारण होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दब से अधिक होता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि गर्म सूप मुंह के अधिक क्षेत्रफल में फैल जाता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण भी होता है। ठीक है, जल पारा साबुन के घोल को उसके पृष्ठ तनाव के आरोही क्रम के अनुसार साबुन का घोल जल पारा है। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, मैंने बढ़ते हुए क्रम। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस
इस घटना का कारण पृष्ठ तनाव है। यदि पानी में डिटर्जेंट पाउडर या तेल डाल दें तो सुई डूब जाती है, क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। लाप्लास ने पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर की है। ओवा नली जिसका छिद्र बॉल के समान महीन होता है उसे केश नली कहते हैं। केशिका तो वह घटना है जिसमें द्रव किसी केश नली में ऊपर या नीचे चढ़ता उतरता है। किस सीमा तक कोई द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, यह द्रव के पृष्ठ तनाव और केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल में साबुन मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। केशिकत्व के कारण खेतों में दिया गया पानी पौधों व पेड़ों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर पौधों व पेड़ की टहनियों तक पहुंचता है। केशिकत्व के द्वारा ही लालटेन में मिट्टी का तेल उसकी बत्ती में ऊपर चढ़ता और जलता है। स्याही का सोखता भी केशिकत्व के कारण स्याही सोखता है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त कर लेती है। जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है उसे वे पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। इसके विपरीत जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती है वे पूर्ण सुघटय कहलाती है। वास्तव में कोई भी वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुघट, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर होती है। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मानते हैं, मोम तथा गीली मिट्टी को पूर्ण सुघट्य मानते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने से वस्तु के कणों की सापेक्ष स्थितियां न बदले अर्थात वस्तु के आकार में तथा आकृति में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थ का गुण विद्यमान रहता है उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। रबड़ और स्टील में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। हाथी दांत और रबड़ में हाथी दांत अधिक प्रत्यास्थ है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। ठोस द्रव तथा गैस में गैस की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। धारारेखीय प्रवाह उस प्रवाह को कहते हैं जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होती है कि किसी एक बिंदु में होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है श्यानता कहलाते हैं। गाढ़े द्रव में अधिक श्यानता होती है। कोलतार, ग्लिसरीन, शहद आदि अधिक श्यान द्रव है। जितना तेज हम वायु में चल सकते हैं उतना तेज जल में नहीं चल सकते हैं। इसका कारण वायु की तुलना में जल की श्यानता बहुत अधिक होती है। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। श्यानता तभी कार्यशील होती है जब एक ही पदार्थ की विभिन्न परतों में सापेक्ष गति हो। इसी कारण से ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ऊष्मा जूल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। बिना माध्यम के प्रकाश की चाल सीधी रेखा में संचरित होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा ऊष्मा विकिरण द्वारा आती है। किसी गर्म स्रोत से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते चालन कहलाता है। ठोस वस्तु एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहलाते हैं। द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः संवहन द्वारा होता है। 1 किलो कैलोरी 4.184 × 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य होता है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्घ होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है। ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाली परिवर्तन को ताप विस्तार कहते हैं। किसी वस्तु को रेखीय प्रसार गुणांक उसकी लंबाई में वह प्रसार जो उस वस्तु की 1 सेंटीमीटर लंबी छड़ के 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुने ताप वृद्धि। किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है।
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल गुने ताप वृद्धि। किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक उस वस्तु के आयतन में वह प्रसार है जो उस वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुने ताप वृद्धि। जिस सामग्री में से ऊष्मा तेजी से गुजरती है वह सामग्री ऊष्मा की सुचालक कहलाती है। जिस सामग्री से ऊष्मा या ताप धीरे धीरे प्रवाहित होती है वह सामग्री कुचालक या ऊष्मारोधी कहलाती है। ऊष्मा धारिता का मात्रा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस जूल प्रति केल्विन होता है। एसआई पद्धति में ऊष्मा धारिता का मात्रा जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कैलोरीमीटर की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरीमापी कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या वाष्प बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस में अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इस पैमाने को अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में मापे गए ताप में निम्न संबंध सेल्सियस बटे 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटे 180। केल्विन पैमाने में जल के हिमांक को 273 डिग्री केल्विन तथा वाष्प बिंदु को 373 डिग्री केल्विन अंकित किया जाता है। सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पर प्राप्त करने के लिए उसमें 273 जोड़ देते हैं। केल्विन पैमाने का कोई मान सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें से 273 घटा देते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी होता है। द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को इसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव के क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडल के समान दाब पर जल के क्वथन की गुप्त ऊष्मा 2.26 गुने 10⁵ जूल प्रति केजी होती है। जब संघनन एक ऐसी उष्मांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों के रूप में जमा होता है, उसे तुषार या पाला कहते हैं। हवा की जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास और पत्ती पर जमा होती है तो इसे ओस कहते हैं। यह एक प्रकार का बादल है जिसका आधार पृथ्वी के धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है। धुंध भी एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। दबाव बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। बहुत नीचे के तापों के अध्ययन को निम्न तापीकी कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान शल्य चुंबकीय प्रोत्साहन में किया जाता है। वह ताप जिसके नीचे दबाव बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है क्रांतिक ताप कहलाता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे चला जाता है। दो पतले कंबल अपनी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं क्योंकि कंबलों के बीच वायु की परत आ जाती है जो ऊष्मा की कुचालक है। ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है जिससे पानी का जमाव बिंदु नीचे चला जाता है। वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है क्योंकि यह गैस सौर विकिरण की अवरक्त किरणों को अवशोषण कर लेती है। वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा अपेक्षित आर्द्रता घटती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है। किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। यदि तब पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो वह तेजी से ऊष्मा विकिरित करती है। यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यून हो जाता है और फिर से बढ़ने लगता है। यदि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है फिर घटता है। यदि एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद करने कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। जब लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म प्रतीत होता है क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक है।
गैलीलियो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापीय प्रसार के आधार पर तापमापी बनाया था। इन्होंने तापमापी को थर्मोस्कोप कहकर प्रयोग किया था। थर्मोस्कोप में गैलीलियो ने तापमान के मापन में गैस के प्रसार का उपयोग किया था। तापन या शीतन द्वारा प्रत्येक पदार्थ एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। पौधों को पाले से सुरक्षित रखने के लिए किसान खेतों को जल से भर देते हैं। मोम पर वायु दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने से रोकने के लिए नमक मिलाया जाता है। हिम मिश्रण का उपयोग बर्फ और कुल्फी जमाने में किया जाता है। उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप में भाप से अधिक जलन कष्टकारक होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक हो तो द्रव का वाष्पीकरण घट जाता है। निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों की तुलना में बरसात के दिनों में वाष्पीकरण कम होता है। गर्मी के दिनों में सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति वायु की आर्द्रता कहलाती है। अपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता और ताप में समानुपातिक संबंध होता है। अपेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल अपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच होता है। पेट्रोल इंजन अंतः दहन प्रकार के इंजन होते हैं। पेट्रोल इंजन अंतः दहन प्रकार। अंतः दहन की कार्य क्षमता 70% के लगभग होती है। पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोल ऑटो ने किया था। पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में पेट्रोल और वायु का संयोग होता है। पेट्रोल इंजन एवं डीजल इंजन में डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है। इंजन के बॉयलर में पानी गर्म होना समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है। जल के जमने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। थर्मस में रखी चाय को खूब हिलाने पर उसका ताप बढ़ जाता है। जब किसी गाड़ी की ट्यूब अचानक फट जाती है तो वह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता ऊष्मारोधी कहलाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को समुद्री पवन के नाम से जाना जाता है। स्थलीय पवन रात्रि में चलती है। विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकता है। चमकदार व श्वेत सतह से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अत्यल्प होता है। चाय की केतली की ऊपरी सतह चमकदार बनाई जाती है क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन कम होने से चाय गर्म बनी रहे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह वक्तव्य किरचॉफ का नियम कहलाता है। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर कांच हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर कांच लाल रंग का दिखाई देता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य कहते हैं। प्लेटिनम तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। ऐसा तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में लाया जाता है उच्च तापमापी यंत्र कहते हैं। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि प्रदीप्त वस्तु हैं जिसका प्रकाश अपना होता है। जिन वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है अर्ध पारदर्शक वस्तु कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती अपारदर्शक वस्तु कहलाती है। यदि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम से होता है तो उसे विकिरण कहते हैं। विकिरण का तात्पर्य विद्युत चुंबकीय विकिरण से होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तरंगदैर्घ्य के अनुसार प्रत्येक विकिरण के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। प्रकाश वह विकिरण है जो आंखों से दिखाई पड़ता है। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जिस विकिरण का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है वे दिखाई नहीं पड़ते। किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु रखने से वस्तु के पीछे बनने वाली काली आकृति को छाया कहते हैं। चलिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ क्या तो कुछ मीटर यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होगा। पानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ मीटर प्रति सेकेंड सभी होगा। मीटर प्रति सेकेंड में सब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहते हैं कांच 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸।
रॉक सॉल्ट 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नाइलन 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की प्रकृति द्वैध यानी कण और तरंग प्रकार की होती है। तेल लगा हुआ कागज अर्ध पारदर्शक होता है। वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं 8 मिनट 16.6 सेकेंड होगा। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य कांस्टेंट है, चंद्रमा और पृथ्वी अपना अपना स्थान परिवर्तन करेगा। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का वर्तनांक अत्यधिक होता है, लाल रंग का वर्तनांक सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, श्वेत प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पानी में पड़ी हुई छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तिरछी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी से भरे पानी में सिक्का डालने पर अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, फिर भी वह दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप पूर्णांतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। हीरे की चमक का कारण पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्री को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। यह भ्रम पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है, पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से दूर होती है। किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। ठीक है, इसके पहले इसको पढ़ते हैं। किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जो समतल दर्पण की जो लंबाई होना चाहिए वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब उसका लंबा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों या कारों में पीछे वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर और भीतर की ओर बैंगनी रंग और लाल रंग होते हैं। बाहर की ओर बैंगनी रंग, भीतर की ओर लाल रंग होते हैं। प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उदय एवं अस्त के कारण सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए, मैंने बोलने का मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उदय एवं अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। मैंने सूर्य जो लाल होता है वो सन जब उगता है तभी होता है, या सन जब डूबता है तभी। मैंने उदय के समय भी लाल और अस्त के समय भी लाल नजर आता है। जो बोला, प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। आकाश काला दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को। प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल होता है। रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आँख के दृष्टि पटल के सामने उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उस द्रव को नेत्रोद कहते हैं। नेत्र लेंस आँख का वह भाग है जो पुतली के पीछे स्थित होता है। सामान्य आँख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी को आँख के लिए आँख का निकट बिंदु कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साबुन के बुलबुले रंगीन प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी
जाती है। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। फोटॉन ऊर्जा कण है जिसकी ऊर्जा का मान उससे समान विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति को एक नियतांक h से गुणा करके प्राप्त करते हैं। नियतांक h को प्लांक नियतांक कहते हैं। इस नियतांक का मान 6.626 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। विद्युत एवं उसके प्रभाव। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। रगड़ने से किसी वस्तु का आवेशन करने पर वस्तु में उत्पन्न आवेश गतिशील अवस्था में नहीं होता, अतः इस प्रकार की विद्युत को स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। समान प्रकार के आवेश अर्थात धन धन या ऋण ऋण परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। किसी पदार्थ में विद्युत चालन क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। वायु कणों द्वारा आवेश बाहर ले जाने की घटना को संवहन विसर्जन कहते हैं। संवहन धारा को वैद्युत पवन के नाम से जाना जाता है। विद्युत चालक को तड़ित चालक कहते हैं। तड़ित चालक तांबे की धातु का बना होता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठोस चालक में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। द्रव तथा गैसों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। टॉर्च में प्रयुक्त सेल प्राथमिक सेल होता है। मोटर कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के इंजन को स्टार्ट करने के लिए द्वितीयक सेल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक एलेक्जांद्रो वोल्ट थे। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाला तार नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ट्यूबलाइट में प्रतिदीप्त के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित किए जाने से अपघटित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट है। विद्युत सामर्थ्य के बड़े मात्रक किलोवाट एवं मेगावाट होते हैं। 1 किलोवाट 10⁻³ वाट के बराबर होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर के परिपथ में समांतर क्रम में लगे होते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज तांबा, टीन, शीशा एवं मिश्र धातु से बना होता है। परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक मैग्नेटाइट Fe3O4 पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक खनिजों में सबसे अधिक चुंबकीय होता है। कौन? मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है। चुंबक के किनारे के दोनों सिरे ध्रुव कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का विशेष गुण है, वे एक दूसरे को नहीं काटती। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक विद्युत चुंबक होता है। चुंबकीय सुई से दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। अचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज आदि है। क्यूरी ताप वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ लव चुंबकीय होता है। लोहे का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ इस्पात होता है। विद्युत घंटी और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण नर्म लोहे से होता है। लाउड स्पीकर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण इस्पात से किया जाता है। भू चुंबक का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। भू चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकेंड होता है। वह विद्युत जनित्र जिसका प्रयोग दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट पैदा करने में किया जाता है उसे दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। जनरेटर, डीसी जनरेटर। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि उपकरण कार्य करते हैं। पृथ्वी भी प्राकृतिक चुंबक का कार्य करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। रडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है।
रडार युक्ति में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के दिनों में शत्रु के वायुयान की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा व गति का पता जिस यंत्र से लगाया जाता है वह रडार ही है। रडार तरंगे रिफ्लेक्स, किलस्टोन व मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न की जाती है। टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड थे। टेलीविजन के कार्यक्रम को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपग्रह भू स्थिर उपग्रह है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। डायोड बल्ब का कार्य प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिश धारा में बदलना। लेजर किरणों की खोज वर्ष 1960 में टी.एच. मेनन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने की थी। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मास्टर का विस्तार रूप हो गया माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंग का प्रवर्धन है। प्रमुख उपकरण आविष्कारक कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, देश ब्रिटेन। फाउंटेन पेन ले वाटरमैन अमेरिका के हैं। ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के हैं। टेलीफोन ग्राहम बेल अमेरिका के हैं। टेलीविजन जे एल बियर्ड ब्रिटेन के हैं। माइक्रोफोन ग्राहम बेल अमेरिका के हैं। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ एस्पडीन ब्रिटेन के हैं। ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे ब्रिटेन के हैं। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिटेन के हैं। डायनेमो माइकल फेराडे ब्रिटेन के हैं। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर फ्रांस के हैं। रिवॉल्वर सैमुअल कोल अमेरिका के हैं। स्कूटर जिब्राल्टर ब्रिटेन के हैं। बैरोमीटर इटोरिसोली इटली के हैं। साइकिल मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं। विद्युत बैटरी ई वोल्टा इटली के हैं। डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल जर्मनी के हैं। रेडियो मार्कोनी इटली के हैं। कैलकुलेटर पास्कल फ्रांस के हैं। दूरबीन गैलीलियो इटली के हैं। ईमेल रेड टॉमलिंसन अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका ये भौतिक विज्ञान का कंप्लीट वीडियो हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके, यानी किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो या कुछ बातें करना तो कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा। देखिए ये है थियोरेटिकल चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। सुनिए, समझिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।